सॉरी। अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गुड। स्टूडेंट्स, जो आज हमें टॉपिक सबसे पहले रिवाइज करना है, स्टूडेंट चैप्टर 1 का टॉपिक हमारे पास है वर्नियर कैलिपर। स्टूडेंट्स, ये तो आपको मैंने कॉपी में तो बेटा हेडिंग वाइज लिखवाया हुआ है, तो बेटा ये मेरे हाल में भी इंपॉर्टेंट जो ना टॉपिक है, लॉन्ग में शायद आ जाए, इसलिए मैंने कहा ये आपको मैं रिपीट कर दूं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास है ना वर्नियर कैलिपर की क्या चीज होती है। स्टूडेंट, वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट यूज्ड टू मेजर लेंथ। बेटा इससे हम लोग ना लेंथ मेजर करते हैं, या बेटा हम लोग स्मॉल डेप्थ भी मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ। ठीक है, और अप टू 1 मिलीमीटर, बेटा हम लोग 0.1 मिलीमीटर बेटा हम से बेटा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और बेटा इसके हमारे पास फिर आते हैं कि कंस्ट्रक्शन, ये किन चीजों से बेटा मिलकर बना हुआ है। बेटा इसके हमारे पास होते हैं दो होते हैं जार्स, एक होता है हमारे पास मैन जार, एक होता है हमारे पास वर्नियर जार। जो मैन जार होता है वो होता है फिक्स, और जो होता है वर्नियर जार वो होता है हमारे पास मूवेबल। मैन जार इज फिक्स जार एंड वर्नियर जार इज मूवेबल। ठीक है बेटा, ये हमारे पास दो ऐसे जार्स हैं, एक होता है मैन जार, एक होता है बेटा वर्नियर जार। मैन जार के ऊपर बेटा मैन के मार्क हुआ होता है, और ये होता है फिक्स जार। बेटा वर्नियर जार के ऊपर 10 डिवीजन होती है, आप नजर भी आ रही होंगी, और ये वर्नियर जार होता है हमारे पास मूवेबल जार होता है। स्टूडेंट, फिर हमने मालूम किया इसका लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट, जो है डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन और मैन स्केल, बेटा वन स्मॉल डिवीजन और मैन स्केल बेटा वो होती है हमारे पास जो है ना हमारे पास ना वो होती है बेटा 1 मिलीमीटर। एंड द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन और मैन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, बेटा जो है ना दो वर्नियर्स के दरमियान गैप वो होता है 0.9 मिलीमीटर का, और जो होता है मैन स्केल में गैप वो होता है 1 मिलीमीटर का। तो 1 माइनस 0.9 ये हो गया 0.1 मिलीमीटर, दैट इज नोन एज लीस्ट काउंट। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैं जितना गैप बिटवीन जो ना वर्नियर स्केल की ये होता है हमारे पास 1 मिलीमीटर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू स्मॉल लाइंस ऑन मैन स्केल होता है 1 मिलीमीटर। मेरा वर्नियर स्केल में गैप मेरा ये होता है हमारे पास 0.9 मिलीमीटर। बेटा हम करेंगे ना माइनस, ठीक है, किसको 1 मिलीमीटर में से हम माइनस करेंगे ना 0.9 को, तो 1 माइनस 0.9 बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। तो दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो इसका लीस्ट काउंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक फॉर्मूला भी हमारे पास है, नीचे लिखा हुआ है आपने, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मैन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो स्टूडेंट ये होता है हमारे पास बेटा ये होता है हमारे पास ना 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 10 बेटा आ गया 0.1 मिलीमीटर, या आ गया 0.01 सेंटीमीटर। सो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि जीरो एरर क्या होता है। सो जीरो एरर को मालूम करने के लिए हम लोग करते हैं वर्नियर कैलिपर की जार्स को क्लोज करते हैं। अगर जीरो मैन स्केल का और जीरो वर्नियर स्केल आपस में कंसाइड कर रहा है तो जीरो एरर नहीं होगा। इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद जीरो लाइन ऑफ मैन स्केल देन जीरो एरर इज जीरो। लेकिन अगर बेटा ये आपस में कंसाइड ना करें, देखिए मैन स्केल की और वर्नियर स्केल की अगर लाइंस आपस में कंसाइड ना करें तो बेटा हमारे पास एक एरर होगा, दैट एरर इज नोन एज जीरो एरर। और बेटा हमारे पास दो तरह के होते हैं एरर, बेटा एक होता है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है नेगेटिव जीरो एरर। अगर बेटा वर्नियर स्केल के जीरो एरर इज पॉजिटिव इफ जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल वो राइट साइड पे हो, बेटा यहाँ पे वर्नियर स्केल जीरो कहाँ पे राइट साइड पे है, बेटा होगा हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर। अगर ये होगी लेफ्ट साइड पे बेटा होगा हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। फ्रेंड ये पूरा लॉन्ग था हमारे पास वर्नियर कैलिपर का। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो अपना हैंड रेज करें बेटा, उसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो बेटा आपने करना है फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा वो भी समझाऊंगा मैं आपको। बेटा अभी मैं समझाने जा रहा हूँ आपको कि फ्रिक्शन क्या होती है एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा किसी बच्चे को कोई मसला है तो बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग। बेटा टॉपिक हमारे पास है अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा बस क्या होता है बेटा मैं इसको समझाऊंगा अभी आप लोगों को। बेटा किसी बच्चे को पिछला अभी मसला आया तो अपना हैंड रेज करे बेटा। ओके बेटा, होप सो आपको समझ आ गया होगा बिकॉज मैं डिटेल में समझाया आपको बात को। अब बेटा हम पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है।
स्टूडेंट इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता हो कि हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय आइसोलेटेड सिस्टम? स्टूडेंट आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें कोई बाहर की फोर्स इन्वॉल्व ना हो, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स क्या हमारे पास हो, जीरो हो, दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम इज ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। तो बेटा एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या हो, जीरो, दैट सिस्टम इज नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा। अब बेटा जो होता है ना हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेटा ये हमें लॉ बेटा ये कहता है कि अगर दो से ज्यादा बॉडीज का जो है ना मोमेंटम वो क्या रहेगा, वो रिमेन सेम रहेगा। द मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन सेम। बेटा मोमेंटम इनका जो है ना हमारे पास वो चेंज नहीं होगा। बेटा जो मोमेंटम है ना इनका कोलिजन से पहले, बेटा वही मोमेंटम होगा ना कोलिजन के बाद। द मोमेंटम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स सेम। बेटा वो मोमेंटम आपका जो है ना वो डिस्टर्ब हमारे पास वो नहीं होगा, वो बेटा रिमेन सेम रहेगा। मैं जैसे आप एग्जांपल ले लें, बेटा कंसीडर कर लें आप टू स्टेट्स। बेटा एक स्टेट हमारे पास m1 मैस है, बेटा इसकी वेलोसिटी u1 है। बेटा एक का मैस m2 है, वेलोसिटी क्या है u2 है। ठीक है, कंसीडर a सिस्टम ऑफ टू स्टेट्स और masses m1 and m2, they are moving in straight line with initial velocity u1 and u2 respectively, beside that u1 बेटा ज्यादा है u2 से। अब जो ना इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 का वो होगा m1 u1, जो होगा इनिशियल मोमेंटम m2 का वो होगा m2 u2। टोटल होगा इनिशियल मोमेंटम होगा m1 प्लस m2 m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर सम टाइम इन्होंने हिट किया आपस में और अकर थर्ड ला बेटा ऑपोजिट फोर्स एग्जैक्ट होगी। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा बिकॉज आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी जो है ना हमारे पास वो चेंज हो गई है। ठीक है बेटा। और आफ्टर सम टाइम mass m1 hits m2 with some force, according to Newton's third law of motion m2 exert an equal and opposite force on them। so बेटा वेलोसिटी का उनका हो गया v1 and v2 हो गया है। फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 क्या हो गया m1 v1 एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 क्या हो गया m2 v2। बेटा फाइनल मोमेंटम क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2। बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनका मोमेंटम टिकाने से पहले बराबर मोमेंटम टिकाने के बाद तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल होगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो बेटा ये हमारे पास है इनका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा हमने एग्जांपल की थी कि गन एंड बुलेट सिस्टम की, तो कहता है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग द गन। बेटा गन भी और बुलेट दोनों किस पे थी, डेस्क पे थी। सुनना मोमेंटम क्या था बेटा हमारे पास जीरो था। जब बेटा हमने गन को फायर किया, ठीक है, व्हेन गन हमने बेटा फायर की है तो बेटा इसने मोमेंटम गेन किया और बेटा इस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए तो हमने क्या किया बेटा गन रिकॉइल की है। यस बेटा, इफ एनीवन हैव प्रॉब्लम प्लीज रेज हैंड। ओके बेटा आपने हैंड रेज नहीं किया, इट्स मीन आपको बेटा ये बात समझ में आ गई है। तो बेटा अब हम लोग बेटा पढ़ते हैं टॉपिक नेक्स्ट बेटा, वो हमारे पास फ्रिक्शन टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक हमारे पास फ्रिक्शन के बेटा अभी हम पढ़ते हैं। बेटा फ्रिक्शन क्या होती है, ऐसी फोर्स जो बेटा क्या करे मोशन को अपोज करे। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज फ्रिक्शन। अब बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटा वो डिपेंड करती है हमारे पास जो है ना दो जो है ना बेटा हमारे पास फैक्टर्स बहुत से हमारे पास है ना। अब बेटा फैक्टर कौन कौन से हैं, एक बेटा कहना है कि इन केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ टू सरफेसेस, बट नेचर क्या उनकी कंटैक्ट एंड प्रेसिंग फोर्स। कि बेटा तीन दो फैक्टर्स हैं, एक नेचर है और एक क्या प्रेसिंग फोर्स है। कि इन केस ऑफ सॉलिड्स में बेटा लिक्विड्स में और भी फैक्टर्स बहुत से हैं और एयर में बेटा और भी फैक्टर्स बहुत से हैं। अब बेटा फिर क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन मोशन को अपोज क्यों करती है। बेटा कोई भी सरफेस बेटा परफेक्टली स्मूथ नहीं है, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। बेटा एक सरफेस जो आपको स्मूथ नजर आ रहा है बेटा उसमें पिट्स एंड बम्प्स होते हैं जो बेटा आप लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। नो सरफेस परफेक्टली स्मूथ, अ सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैड पिट्स एंड बम्प्स दैट कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ओके बेटा, तो बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास कोल्ड वेट्स क्या होते हैं। इनका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें बेटा हम लोग हमें नजर आते हैं इनमें जो ना बहुत से जो है दरारें हैं, दैट इज नोन एज कोल्ड बेड्स। ओके बेटा, नेक्स्ट बेटा आता है हमारे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है।
बेटा फ्रिक्शन को हम लोग एक हद तक बढ़ा सकते हैं. A friction can be increased to a maximum value that is known as force of limiting friction. बेटा वो डिपेंड करती है हमारे पास किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे. रेशियो बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. बेटा ये हमारे पास कोफिशिएंट डिफाइन किया हमने. बेटा यहाँ से हमने क्वेश्चन किए थे कि व्हाई एथलीट्स वियर स्पेशल शूज और हाउ वी अप्लाई जो ना हाउ वी स्टॉप अ मूविंग जो ना बॉल को हम कैसे बेटा स्टॉप कर सकते हैं. बेटा वी विल अप्लाई ब्रेक्स द रबर पैड्स बेटा मूव करते हैं अगेंस्ट रिम्स. इट इज अ फ्रिक्शन दैट जो ना स्टॉप द बाइसाइकिल. ओके बेटा नेक्स्ट बेटा हमारे पास आज क्वेश्चन आएगा कि जो है ना क्या कहते हैं उसको, ये बेटा हमारे पास टॉपिक शामिल है हमारे पास एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन. बेटा एडवांटेज ये है कि हमें हेल्प करती है लिखने में, अनएबल अस टू राइट एंड अनएबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, और बर्ड्स नीड फ्रिक्शन टू फ्लाई इन द एयर. वी कैन नॉट जो है ना रन ऑन स्लिपरी रोड्स, इट हेल्प अस टू रन ऑन स्लिपरी रोड्स. अब बेटा डिसएडवांटेज क्या है? बेटा मशीन को ना वीर टीयर कर देती है हमारे पास, उसके पुर्जे गिर जाते हैं, हमें तेज चलने से रोकती है, हमारी कुछ एनर्जी लॉस होती है ना. फिर ये कुछ मेथड्स हैं मेकिंग स्टडी सरफेस स्मूथ, लुब्रिकेटिंग स्टडी सरफेस, बार बेरिंग यूज करके फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को स्ट्रीमलाइन बना के. बेटा ये आज का हमारे जो ना कुछ टॉपिक्स थे बेटा जो मैंने करवाने थे आपको रिवाइज. बेटा इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटा अपना आप हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा मैं आपको ये 2 के न्यूमेरिकल बेटा करवाऊंगा आप लोगों को कि बेटा उसके न्यूमेरिकल बेटा मैं कुछ इक्वेशन मोशन समझा दूंगा आपको, और बेटा आपको जो है ना मैं फिर जो है आप खुद करेंगे न्यूमेरिकल बेटा वो. तो बेटा अगर टॉपिक में कोई मसला है तो अपना हैंड रेज करें, अदरवाइज बेटा फिर मैं आपको करवा रहा हूँ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ओके बेटा आपको अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. बेटा मैं आपको सिर्फ फार्मूले समझाऊंगा, बाकी करने आप लोगों ने खुद दिया वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, आप मुझसे फार्मूले वगैरह समझ सकते हैं, मैं आपको फार्मूले में बेटा बता रहा हूँ कि उनमें कौन से फार्मूले यूज होंगे, और विन करने आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल्स खुद दिए हैं. ओके तो अब देखें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को फार्मूले वहां पे क्या हमारे पास अप्लाई होते हैं. स्टूडेंट हमारे पास जो है ना सबसे पहले बेटा आपने बात ध्यान रखनी है, जब कहा जाए कि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, रेस्ट स्टार्ट मतलब वी आई हमारे पास उससे क्या होगी 0. जब कहा जाए बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, जब कहा जाए बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है हमारे पास कि वी आई बराबर होती है वी एफ के, और इस केस में ना एक्सलेशन वो क्या होता है हमारे पास 0 होता है. 2 बातें बताइए, अगर कहा जाए बॉडी स्टार्ट हुई है रेस्ट से तो वी आई क्या होगी 0 होगी, और कहा जाए बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वी आई बराबर होगी वी एफ के, और उसका एक्शन क्या होगा हमारे पास होगा वो 0 होगा. थर्ड चीज, अगर बॉडी हमारे पास स्टॉप कर जाती है तो मतलब बेटा उसका ये होगा कि उसकी वी एफ हमारे पास क्या आ गई है 0 हो गई है. अगर बेटा केस होगा हमारे पास फ्रीली फॉलिंग का, फ्रीली फॉलिंग का बेटा अगर हमारे पास केस बेटा अब जी की बेटा वैल्यू 2 होगी, एक होती है हमारे पास +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक होती है हमारे पास -10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. अगर बेटा अपवर्ड जा रही है तो बेटा -10 होगी, अगर डाउनवर्ड आ रही है तो +10 हमारे पास होगी. बेटा इसके अलावा जो है ना हमारे पास बेटा फार्मूले होते हैं 3 के, वी एफ वी आई प्लस ए टी, एक होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, और एक है बेटा 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. ओके बेटा फ्रीली फॉलिंग केस है उसमें हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर, और 2gh इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर. बेटा ये कुछ फॉर्मूले हमारे पास हैं. ठीक है, एक वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी डिस्टेंस का, बेटा सेकंड क्वेश्चन मोशन का, ये बेटा थर्ड क्वेश्चन मोशन का, बेटा ये हमारे पास हाइट केस फॉर्मूले हमारे पास है. बेटा इन्हीं फॉर्मूलों को आपने अप्लाई करना है और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. बेटा मैं आपको अब दोबारा से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा. आप लोग जो है ना जब स्कूल आएंगे आप लोग अगस्त में वहां पे आपको प्रोवाइड करवाऊंगा. अभी बेटा आप लोग ये खुद कीजिएगा, अगर किसी में बेटा कोई मसला आएगा
कुछ नहीं बेटा अगर नहीं सॉल्व होगा तो आप मुझे कल बताइएगा। अजी 28 अगस्त को तो पेपर है, 28 अगस्त को तो पेपर है सर। जी बेटा, बेटा आपकी आवाज नहीं आई मुझे। बेटा आप जब आएंगे ना, सर मैं कह रहा हूँ कि 28 अगस्त को तो पेपर है बोर्ड का। बेटा आप 2 अगस्त से आएंगे ना तो हमारे पास वहाँ पे एक तकरीबन 20-22 दिन होंगे हमारे पास, तो मैं वहाँ पे आपको बेटा मैगजीन करवाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं भी आपको ये करवा रहा हूँ, मैं बेटा को हर चैप्टर के ना मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि कुछ हिंट्स दे रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को और बता रहा हूँ कि किस केस में क्या चीज़ होगी। बेटा ये आप खुद इसकी सॉल्व करें, जो सॉल्व नहीं होंगे वो आप बेटा मुझे बताइएगा, मैं बेटा करवा दूंगा मैं। चलिए बेटा आज का टॉपिक बेटा जो मैंने पढ़ा वो मैंने पढ़ा लिया। अब बेटा अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, बेटा जूम क्लासेस इसलिए रखी गई है कि आपसे बेटा क्वेश्चंस जो है ना वो हों और जो है आप मुझसे क्वेश्चन करें ताकि बेटा मैं आपको समझा सकूं। बेटा यस बेटा बताएं मुझे आप लोग जो आपको मेरे प्रॉब्लम आई है। यस बेटा मार्क सेम आप क्या कह रहे हैं? सर मेरे नंबर कितने हैं? बेटा मार्क्स बताऊंगा बाद में, आप मुझे बताएं टॉपिक तो नहीं क्वेश्चन आपका इसमें। बेटा किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई होगा अपना हैंड रेज करें। नो सर कुछ भी नहीं है। ओके बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।